बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखुरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत, तेरी अता मेरे नामो निशा में ज़ाहिर हो। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी एंड प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ पीस की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अमन की। अमन का क्या किरदार है किसी भी मुआशरे को बनाने में। मेरा ख्याल है कि अमन जो है किसी मुआशरे की एक अहम बुनियादी ज़रूरत है। ये एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसको देखना और जिसको समझना चाहिए, एक दिमाग चाहिए, दिल चाहिए, ज़ुबान चाहिए, रवैये चाहिए। इंसान जब हम देखते हैं अपने मुआशरे में और हम देखते हैं इतनी अफरा तफरी है, नफ़रतें हैं और गहमा गहमी है, तो उसमें हमें क्या ख्याल आता है? उसमें हमें ख्याल आता है कि सुकून कहाँ होगा, इत्मीनान कहाँ होगा। तो जब हम पढ़ते हैं, अपनी तारीख़ों को पढ़ते हैं और अपने दीन को जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें जो वर्ड नज़र आता है वो है अमन। जी हाँ, अमन एक ऐसा वर्ड है जो हमें भाईचारे का दर्स देता है, जो हमें मुसावात का दर्स देता है, जो हमें मोहब्बत का दर्स देता है। ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है कि जो नफ़रतों को मिटाता है और जो मोहब्बतों को और इंसानियत को परवान चढ़ाता है। तारीख़ गवाह है कि वो अक़वाम जिन्होंने अमन का रास्ता इख्तियार किया, जिन्होंने अमन को अपनाया, तालीम में, सेहत में और टेक्नोलॉजी में उन्होंने बेहतरीन तरक्की पाई। एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी के लिए अमन उतना ही ज़रूरी है जितना इंसान के लिए सांस लेना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो, रोज़गार मुहैया हो और हम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, एक खुशहाल मुआशरा बना सकें, तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? हमें अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि जहाँ अमन है वहाँ इल्म उगता है, जहाँ अमन है वहाँ ख्वाब जीते हैं और जहाँ अमन है वहाँ इंसान बसते हैं। तो ये बात याद रखिए, इस मैसेज को याद रखिए, अपनी ज़िंदगियों में अमन को लेकर आइए, मोहब्बतों को लेकर आइए, रवैयों में नरमी लाइए, दिलों में वसअत लाइए और ज़ुबानों पे मोहब्बत लाइए। यही हमारा आज का पैगाम होगा, हमारा आज का प्रोग्राम होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ाया शरीफ की CEO हैं, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर फसी और फसे हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ैन जो कि ऑपरेशन डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मियां दिया। और सबसे पहले हम चलते हैं मियां दिया की तरफ, देखते हैं कि मियां दिया आज हमारे लिए कौन सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह बहुत लजीज बनने वाली, झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद मनाई हमने, तो अब ऑलमोस्ट टाइम है कि बड़ी ईद आ रही है। तो ये रेसिपी परफेक्ट रेसिपी है बड़ी ईद पे बनाने के लिए, चाहे आप गाय के गोश्त से बनाना चाहते हैं या बकरे के गोश्त से। और इनफैक्ट अगर आप चिकन लवर हैं तो ये चिकन से भी ज़बरदस्त बनेगी। आप सब जानते होंगे पाकिस्तान की मशहूर ज़माना बिहारी बोटी, और ये ज़्यादा मशहूर है कराची में, और अब इसके पराठा रोल भी बनते हैं। तो आज हम इसे पराठे में सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सा स्नैक है, बच्चों के लंच फिलर के लिए भी अमेजिंग है। बस ये है कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, तो मैं आपको इसमें टॉक थ्रू करूँगी कि एग्जैक्टली क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने बीफ लिया है, तकरीबन यहाँ पे 400 ग्राम बीफ लिया है, क्योंकि अमूमन ये रेसिपी बीफ से बनती है। तो हमने बीफ के बहुत बारीक बारीक पीसेस काट लिए हैं ताकि ये गलने में आसानी रहे। और इसके अंदर हमने फ्राई ऑनियन डालनी है, क्रश करनी है, उसकी पेस्ट बना लेंगे। और हम डालेंगे थोड़ा सा दही मैरिनेट करने के लिए, नींबू का जूस, नमक हस्बे जायका जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च भी जाएगी, और साथ में धनिया का थोड़ा सा पाउडर, और हमने लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और हमारे पास है गलाने के लिए पपीते का पाउडर। चाहे तो आप फ्रेश कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको दस्तयाब है, और अगर उसमें या फिर पपाया पाउडर मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप मीट टेंडरडाइज़र इसकी जगह यूज़ कीजिए। और हम इसे बनाएंगे सरसों के तेल में, क्योंकि इसका जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो सरसों के तेल में ही आएगा। हम इसे मैरिनेट करेंगे। जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है जो कि हम 1 बड़ा टेबल स्पून डालेंगे। और अगर आपको लगे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, याद नहीं रहेंगे, मुश्किल हो जाएगी, तो आप बाज़ार से एक बिहारी पाउडर का रेडीमेड पैकेट ले आएँ और हम उसे यूज़ करेंगे। वो भी हमारे पास पड़ा है और ये काम को आसान कर देगा। इतने सारे मसाले याद नहीं रखने पड़ेंगे। तो हम इसकी मैरिनेशन के बाद इसे आज पैन में बनाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मियां दिया कि आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की हमारे लिए रेसिपी लेकर आए और हमारे ऑडियंस के लिए आपने कुछ आसान जो है वो टिप्स भी जो है वो प्रोवाइड किए हैं। चलते हैं हम अपनी मेहमानी खुसूसी की तरफ। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं कि अमन की आजकल हम बहुत बात करते हैं और अमन कितना ज़रूरी है, और सबसे पहले आप क्या समझती हैं कि अमन का मफहूम क्या है अमन, डेफिनेशन क्या है इसकी? अमन की डेफिनेशन इस तरीके से की जा सकती है कि अमन सिर्फ ये नहीं है कि वॉर जोन कंट्रीज़ में आपस में दोस्ती हो जाए और अमन हो जाए। जी, अमन बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की का लफ्ज़ है, और इसका इस्तेमाल अगर आप घर से देखें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान घर एक कंपोनेंट होता है, बेशक। तो घर में भी वही घर उस घरों में बच्चे कामयाब होते हैं जिन घरों में मियाँ बीवी में, सास ससुर में, नंदों में, आपस में सब में प्यार होता है, वो घर बहुत प्रॉस्पर होता है, और उसी घर की दुनिया में भी इज्जत होती है। बेशक, जी। उसी घर की मिसाल दी जाती है कि कितना अच्छा घराना है। हालांकि अमेजिंग बात है कि जो लोग अकेले भी रहना चाहते हैं ना, मियाँ बीवी, जी। वो भी जब कभी कोई ऐसे किसी घराने की बात होगी तो वो भी उसी को अप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल। कि ये घराना कितना अच्छा है, कि जिसमें बड़ों की रिस्पेक्ट है, दूसरों के हकूक़ का ख्याल किया जाता है, दूसरों की नफ्सियात का, उनकी खुशियों का ख्याल किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये बात घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे करें तो माशरे की बात कर सकते हैं, उससे बड़े लेवल की बात करें तो कंट्री लेवल की बात कर सकते हैं, उससे बड़ी बात करें तो मज़ाहिब में बात आ जाती है। तो अमन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर की कामयाबी के लिए, किसी माशरे की कामयाबी के लिए, किसी मुल्क की कामयाबी के लिए, किसी मज़हब की कामयाबी के लिए। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि मेरी स्टडी इसी फील्ड में है, हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ा हुआ है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, मतलब मेरी जो डिग्री है उसमें ये भी एक पार्ट था, मास्टर्स जब किया था उसमें। तो मैंने जो ज़ाती तौर पे मेरा एक्सपीरियंस, एक होता है इंसान सुनी सुनाई बात करता है, तो किसी भी मज़हब को मैंने नहीं देखा कि उसने जो है वो ये ना कहा कि अमन के ऊपर फोकस करें। हर मज़हब अमन के ऊपर ही फोकस का कहता है। ये कुछ लोगों की पर्सनल ईगो, कुछ कंट्रीज़ की पर्सनल जो उनकी होती है ना गेनिंग, जी, चाहे वो किसी तरह की भी गेन हो उनकी, या एम्पावरमेंट जो अपने आप को करना चाहते हैं कि भाई हम बहुत बड़ी पावर है, जी, जी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? गरीब लोग। जी। उसमें सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? अवाम। और असल में अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा तरक्की करे। बेशक, जी। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। दुनिया के कई ममालिक ने अमन को सिलेक्ट किया वॉर की बजाय, जिसमें आप युगांडा की मिसाल ले लें, कोस्टारिका की मिसाल ले लें, जापान की मिसाल ले लें। हालांकि एटॉमिक बम उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बावजूद उसने उस चीज़ को छोड़ के तरक्की की। और जापानीज चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं, सबसे ज़्यादा सॉलिड होती है। उसके बाद जर्मनी को देख लें, मतलब पूरी वर्ल्ड वॉर्स इन चीज़ों के ऊपर बेस हुई हैं। फ्रांस और यूके को देख लें, जी, जी। यानी ये लोग राइवल्स थे एक दूसरे के, लेकिन इन्होंने यूरोपियन यूनियन बना के सब मिल के अब जो तरक्की की, पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया एक तरह से। जी, बिल्कुल सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अमन को आप छोटे से लेवल से देखें। दो बच्चे जब घर में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जब एक बच्चे को खामखा फेवर की जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती, तो वो बच्चा दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाता है, और उसके दिमाग में वो जो राइवरी का एक बीज हम बचपन में बोते हैं, वो सम टाइम बाद में जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है उस फैमिली के लिए, उस माशरे के लिए, और सम टाइम कंट्री के लिए। और ऐसा भी हो चुका है, मैं नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको बचपन में टॉर्चर किया गया, और उसकी वजह से आज हिस्ट्री ही तब्दील हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफरादी हैसियत की जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जब माशरा स्टार्ट होता है वो एक पर्सन से स्टार्ट होता है। जो आपकी इनफरादी हैसियत और जो आपकी ब्रॉटअप है, जो आपकी ग्रोथ है, वो बहुत मैटर करती है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट, चाहे वो बचपन की कोई याद हो, चाहे कोई ऐसी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस लोगों की ज़िंदगी में होता है जो कि उनको बिल्कुल बदल देता है। तो ये कोशिश कीजिए कि जब भी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, या कोई भी रोल आप ज़िंदगी में निभा रहे हैं, तो कुछ ऐसा दीजिए
सोचिए जो प्रोडक्टिव हो, जो अमन की तलकीन करे। तो हमारा ये बड़ी खूबसूरत आपने बात किया, हकूक़ पे भी हम आएंगे कि हकूक़ देना अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। चलते हैं ज़ैन की तरफ। ज़ैन को बहुत जानते हैं माशाल्लाह, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ये नॉलेज रखते हैं और बहुत ज़्यादा ये देखे जाते हैं हमारे चैनल पे भी। तो हम इनसे बात करते हैं। ज़ैन, आप क्या समझते हैं कि इनफरादी हैसियत कितनी ज़रूरी है अमन कायम करने में? देखें, अफराद से ही मिलके सोसाइटी बनती है। बेशक जी। और जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे और आपने भी अपनी जो स्टार्टिंग दी उसमें आपने यही बात की कि देखें, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है, यानी जब आप एक स्टेट में रह रहे होते हैं, किसी भी माशरे में रह रहे होते हैं, तो जब उसकी बुनियाद रखते हैं तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है जिस पे यानी वो चाहे साइन हुई हो या ना हुई हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। यानी सोसाइटी के रूल्स आप फॉलो करेंगे, सोसाइटी को टैक्स आप देंगे यानी एक कंट्री को, और उसके बदले में आपको कंट्री क्या देगी, वो अमन देगी। यानी वो आपको सिक्योरिटी फराहम करेगी, हर तरह की सिक्योरिटी, उसमें फाइनेंशियल भी आ जाती है, उसमें दूसरी किसी किस्म की भी सिक्योरिटी को आप ले लें जी। तो अमन जो रोसो और कांट जैसे और दूसरे जो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी बात पे दी है कि जब आप किसी सोसाइटी में, यानी चाहे वो बादशाही निज़ाम हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, कोई भी हो, जब आप किसी शख्स को वोट करते हैं या किसी शख्स को चूज़ करते हैं, एक कबीले का भी निज़ाम ले लें, आप जिस बंदे को चौधरी बनाते हैं तो आप बेसिकली उससे उम्मीद रख रहे होते हैं अमन की। यानी वो किसी जो ताकतवर आदमी है और एक कमज़ोर आदमी है उसके दरमियान में एक स्टेबिलिटी पैदा करेगा। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जिसकी बेस पे पूरी दुनिया चल रही है, उसका निज़ाम सिर्फ अमन पे है। बेशक। और जैसे हमने इनफरादियत की बात की है कि अगर हमारा लीडर जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसकी सही प्रोडक्टिव उसके जो डिसीजंस हैं वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मुआशरे में, किसी भी कंट्री में अमन जो है उसको कायम करने के लिए। चलते हैं हम डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, क्या बुनियादी चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें कोई भी ऐसी जिन पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत, अगर कोई कंट्री या कोई मुआशरा या कोई कम्युनिटी जो है इन पे वर्क करे तो बेहतर हो सकता है, अमन पैदा किया जा सकता है मुआशरे में, इनके जो जितने ज़्यादा इंतशार हैं उनको ज़रा स्टेबलाइज किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं? सबसे देखें, इदारों का सही जो डिसीजन मेकिंग इदारे होते हैं वो अगर सही तरीके से अपना काम करें, जैसे अदालतें हैं, पुलिस है, आर्मी है, ये जो भी मतलब जितने भी इदारे होते हैं, खासतौर पे अपना बेस्ट जॉब स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है ना। और सबसे बढ़कर मेरा ख्याल है जैसे बच्चे की जो तरबियत होती है ना वो चाइल्डहुड में होती है। तो अगर घर में माँ को स्टेबिलिटी है, माँ के राइट सही हैं, खूबसूरत बात जी, बाप के राइट सही है, सब टाइम ज़रूरी नहीं होता। हम जिस माशरे में इस वक्त रह रहे हैं यहाँ पे अक्सर बाप भी बेचारे विक्टिम बने हुए हैं। हम तो चूँकि कम्युनिटी में काम करते हैं, मेरा ख्याल है आजकल ज़्यादा है जो मुझे लगता है कि आजकल वो कम बोलते हैं, हमें लगता है कि उनका किरदार कम है। अगर हम बच्चों की भी बात करें, उनको अपेरेंटली यही लगता है कि सब कुछ जो है मदर्स जो है वो कर रही हैं, लेकिन जो बिहाइंड हैं वो हमारे माशाल्लाह वालिदैन हैं या वालिद साहब हैं, तो वो ज़रा देखना चाहिए। हाँ जी, आप एक्चुअली वही बात है ना कि राइट बैलेंस, चाहे फादर है, चाहे मदर है, चाहे चाइल्ड है, चाहे सास ससुर है, घर में मतलब और रिश्तेदार होते हैं, फूफियाँ, चाचे, खालू, खालाएँ, ममानियाँ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, इवन नेबर्स। जब हम अपने ही नेबर्स के साथ गलत तरीका इख्तियार करते हैं ना तो वो बच्चे का माइंड जो डेवलप हो रहा होता है, बिल्कुल, तो बच्चे की तरबियत बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। मियां दिया की तरफ चलते हैं। मियां दिया, आप बताइए हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची? रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन है क्योंकि इतनी जल्दी बनने वाली है। इसमें जो मेन गेम है यानी कि जो टाइम लेगी चीज़ वो मैरिनेशन की है। तो जितने भी मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे हस्बे ज़ायका हमने अपने गोश्त में मिक्स कर दिए हैं। उसमें तली प्याज भी डाली है, नींबू का जूस भी डाला है और थोड़ी सी दही भी मिक्स की है। तो ये देखें, ये इतना अच्छा सा मैरिनेशन हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें जो की इंग्रेडिएंट है, मतलब जो मेन चीज़ है इसके फ्लेवर को डेवलप करने के लिए, वो है ओवरनाइट मैरिनेशन। और अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते और स्पेशली अगर चिकन ले रहे हैं तो उसको कम टाइम लगेगा, लेकिन इसको कुछ घंटे आपने मसाले लगा के छोड़ देना है। एक तो इसके पपाया का जो हमने पपीते का पाउडर लिया है वो काम करेगा और गोश्त को बिल्कुल टेंडर कर देगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले बिहारी बोटी खाई है तो आप जानते होंगे कि वो हाथ लगाते ही बिल्कुल हाथ में मेल्ट हो जाती है। तो ऐसे होने के लिए इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम इसे पैन में
पका रहे हैं। ये देखिए मैंने इसे पैन में डाल दिया है, मीडियम आंच पे हम इसे बना रहे हैं। और अगर आपको लगे कि इसके पकने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होगा तो इसमें थोड़ा सा आधा कप तकरीबन पानी आप मिला सकते हैं और ढक्कन दे के पकाएं और ये नो टाइम में तैयार होगा। और आप लोग बात कर रहे थे घर में इंसाफ की और स्टेबिलिटी की, तो मैं ये कहूँगी कि एक माँ का बहुत रोल है। जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं और वो इस एज में है जहाँ वो लड़ते हैं कॉन्स्टेंटली, तो मेरे ख्याल से जो मेरी मेन ड्यूटी है वो उनका रेफरी बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक की बात सुनूं और इंसाफ करूं। ज़बरदस्त, हाँ बिल्कुल, क्योंकि माँ का किरदार जो है, माँ जो है वो मेन सेंटर जो है वो होती है अपने घर का। और अगर वो ठीक ना हो और वो सही ना हो तो फिर ज़रा थोड़ा सा या वो परेशान हो या वो कोई स्ट्रेस में हो तो उससे ज़रा अमन को ज़रा डिस्टर्बेंस ज़रूर मिलती है। तो घर में अगर अमन चाहिए, माशरे में अमन चाहिए, ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है उसमें, उसको ज़रा काबिल गौर रखिएगा। जी हम चलते हैं जैन की तरफ। जैन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे मतलब हमने लीडरशिप की भी बात की है तो हम उसी पे आते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन से हुकूमती वसाइल हैं अगर उनको सही यूटिलाइज़ किया जाए तो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं वो अमन को कायम करने में, पीस को कायम करने में? देखिए हम इस तरह से अगर इन स्पेसिफिक जाएं तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन जनरल कहें तो मैं कहता हूँ कि अगर हर बंदा अपनी डोमेन में रह के काम करे, यानी हमेशा लड़ाई किसी भी माशरे में तब होती है जब आप किसी दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जी। यानी अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है सिक्योरिटी की और आप आ जाते हैं हुकूमत करने, मैं जनरल मिसाल दे रहा हूँ, और आपको हुकूमत दी गई है, आप सिक्योरिटी पे चले जाइए, यानी अब मियाँ दिया वहाँ पे खाना बना रही हैं और वो होस्ट करना शुरू हो जाएं और आप खाना बनाने जाएं तो वो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ये हो सकता है आप उतनी अच्छी कुक ना हो जितनी होस्ट हैं, जितनी वो अच्छी कुक हैं उतनी आप अच्छे कुक ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हर बंदे की एक जिम्मेदारी है। यानी आप सोसाइटी में आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आप एक ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं। यानी अगर माँ की बात आप करें तो पहले बच्चे को माँ और तरह से ट्रीट करती है। जब दूसरा बच्चा आता है, यानी अब मैं खुद बाप हूँ तो हम जाते हैं जब ये जीपी वगैरह पे, तो उन्हें जाते ही पता चल जाता है। डॉक्टर पहले कहते हैं आपका पहला बेबी है, तो हम कहते हैं हाँ जी पहला बेबी, तो कहते हैं इसी वजह से आप ज़्यादा डरे हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रेनिंग एक चल रही है, सोसाइटी आपको ट्रेनिंग दे रही है, वो जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली है, जिस चीज़ में आप फिट बैठते हैं, अगर आप उस जगह पे रहेंगे तो उससे होगा ये कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यानी अगर आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते जिसके लिए कोई और डिज़र्व करता है और आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ से अमन की पहली सीढ़ी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ से लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा। बेहतरीन, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो काबिलियत है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ के कौन सा स्किल आपके अंदर मौजूद है, अगर आप उस पर वर्क करें तो आप यकीन माने कि आपके अंदर भी सेटिस्फेक्शन होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा और आप माशरे में भी जो है वो अमन वो कायम करने में अहम किरदार निभा सकते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें कि पुरअमन माशरा हो, पुरअमन माशरे में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ज़हनी सेहत बड़ी ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं, ज़हनी सेहत का और पुरअमन माशरे का कोई ज़्यादा गहरा ताल्लुक है? चोली दामन का साथ। चोली दामन, वेरी गुड जी, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक चीज़ कम्युनिटी में काम करते हुए देखी कि सबसे ज़्यादा वो लोग खुद डिस्टर्ब होते हैं जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब अगर घर में मिसाल ली जाए तो घर में जो लोग दूसरों की हर वक्त मुखालफत करते रहते हैं, उन्हें ऐ कर देता, उन्हें मेरी तरफ देख लिया, उन्हें मेरे कपड़े आंदा मजाक उड़ा लिया ने, अच्छा वो शायद करने वाला तो करके भूल जाए, शायद उसने सोचा भी ना हो, बिल्कुल, शायद उसने उसके देखने का नज़रिया भी डिफरेंट हो। कई दफ़ा वैसे ही बंदे किसी चीज़ के ऊपर नज़र डल जाती है, लेकिन जो बंदे उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ लेते हैं बात को और वो इतने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि सम टाइम वो डिप्रेशन में, एग्जाइटी में, स्ट्रेस में चले जाते हैं और सम टाइम ये फिर उसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और पूरे का पूरा जो फैमिली सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी चीज़ को अगर मुल्की लेवल पे देखा जाए तो रादर दैन कि हम दूसरे मुल्कों की इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि उन्होंने क्या वेपन ले लिए या क्या कर लिया, अगर हम ठीक है यकीनन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तो ऐसा करना पड़ता है एक हद तक, जितनी चीज़ें हैं एक बैलेंस लेके चले, लेकिन असल में हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं यूके की बात करूं कि हम यूके में होमलेस फीड करते हैं, तो होमलेस फीड में आप यकीन करें इस हफ्ते जब हमने खाना दिया तो 150 लोगों को खाना दिया सिर्फ एक जगह पे, मैनचेस्टर पिकेडिली गार्डन में। अब होमलेसनेस यूके में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के बाद हुआ ये कि आम जो पब्लिक है वो डिजिटल चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, उनके पास लेटेस्ट किस्म के मोबाइल नहीं है, उनके पास लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर कहीं से कोई आ भी गया उनके पास जो खाना नहीं खा सकता, वो मोबाइल क्या लेगा,
وہ بینیفٹ نہیں کلیم کر سکتے کیونکہ ان کو بینیفٹ کلیم مطلب پہلے تو ہوتا نا آپ یونیورسل کریڈٹ کے لیے جائیں آفس میں وہاں پہ کلیم کر لیں. اب وہ کانسٹنٹلی آپ کو سسٹم کے ذریعے چیک کرتے ہیں. اگر آپ لاگ ان نہیں کرتے ہیں آپ کا بینیفٹ گیا. تو یہ اتنے بڑے پرابلم ہیں رادر دین کہ ہم اپنا فوکس مطلب جنگ و جدل پہ کریں. ہمیں اپنا فوکس پاورٹی پہ کرنا چاہیے, ایجوکیشن پہ کرنا چاہیے. ابھی بھی مطلب پاکستان میں تو کتنے زیادہ لوگ ہیں جو ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کر رہے, وہ ان کی رسائی ہی نہیں ہے ایجوکیشن تک. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ ورلڈ لیول کی بات ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو آپ دیکھیں 70% کئی ملکوں میں بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسکول ہی نہیں, جن اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی کہ اسکول ہے کیا چیز. بالکل. تو یہ اتنے بڑے پرابلم ہے کہ اگر ہم اپنا فوکس محل فریکشن آف اے پرائس میں ہم کسی ملک کو پراسپر کر سکتے ہیں. جی جی, تو وہی اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے پروجیکٹس کی آپ نے بات کیا بڑی خوبصورت. آپ کوئی ایسا پروجیکٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جس کو لگتا ہے سن کے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اگر ورلڈ وائڈ لیول پہ کیا جائے, یہ تھوڑا ذرا ہائی لیول پہ کیا جائے, مطلب اگر آج تو آپ کر رہے ہیں, اگر اس کو کوئی اور کمیونٹیز لوگ کرنا شروع کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ذرا امن کو اور اس کو پیس کو پھیلانے میں بڑی مدد ملے؟ بالکل. ہم نے ابھی مطلب ہمارا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ ہم انٹر فیتھ ہارمنی کے اوپر کافی کام کیا ہم نے, بہت سالوں سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں ہم لوگ کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے کہ ہم سینیگاگ میں بھی جا کے بات کریں, ہم چرچ میں بھی جا کے بات کریں. ابھی جیسے ہماری ایک کمیونٹی افطار ہوتی ہے, میں نے اسے بتایا ٹوائس اے ویک ہم ہوم لیس فیڈ کرتے ہیں. پورے رمضان ہم کھانا دیتے ہیں. اس میں کبھی کوئی تخصیص نہیں کرتے کہ اس میں کون آ رہا ہے, کسی مذہب کا ہو, کسی رنگ و نسل کا ہو, وہ ویلکم ہے. ہم اسے اس کی کوئی پرسنل بات پوچھتے بھی نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو, کیا آپ افورڈ کر سکتے ہو کھانا. چاہے کوئی ملینئر بھی آ کے کیوں میں لگ جائے, ہم نے اس کو کھانا دے دینا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہماری وہ کہتے ہیں نا در پہ کوئی آیا ہے تو ہم نے اس کو دے دینا ہے, سمپل. لیکن اس میں ایک چیز ہم ونس اے ایئر کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ اس سال بھی ہم نے کیا. ونس اے ایئر ہم کمیونٹی افطار کرتے ہیں. پچھلے سال اس میں 1200 to 1300 لوگ آئے تھے, اور وہ مانچسٹر کا جو سب سے بڑا کیتھیڈرل ہے اس میں وہ ہوا تھا. 800 سال پرانا وہ ہے, اور اس میں مطلب اتنے زیادہ لوگ آئے, لیکن جس میں جوش بھی تھے, جس میں کرسچن بھی تھے, جس میں ہندو بھی تھے, جس میں بدھسٹ بھی تھے, سب تھے. کیونکہ اصل مسائل کا حل امن میں. دیکھیں امن جو ہے اس کا تعلق انسانیت سے ہے. جب ہم بات کرتے ہیں مذہب کی تو ہم اپنی بات کرتے ہیں, اپنے لوگوں کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انسان ہے نا. لیکن جب انسانیت کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی رنگ, نسل, مذہب سب کچھ بھی انکلوڈ نہیں ہوتا, اس میں صرف انسان ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت آپ کی کوشش ہے. دیکھیں دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چنتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دل وسیع ہوتے ہیں, جن کی زبانیں جو ہے وہ نرم ہوتی ہیں, ان کی محبتیں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. زین کی طرف آتے ہیں. زین, ہم جو ہے یہ جیسے آپ نے پروجیکٹس کی بات کی ہے, آپ بتائیے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو. نہیں, یہ جو بالکل جس کا ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں, یہ بالکل ایک بہت ضرورت ہے اس معاشرے کی, کیونکہ اب جس طرح کی ڈائیورسٹی ہے نا, اور جتنا پہلے تو ہم شاید کتابوں میں پڑھتے تھے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج ہے, لیکن اب ہم اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی اگر کانفلکٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. یعنی اگر یوکرین رشیا کا معاملہ دیکھیں تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی. اگر پاکستان انڈیا کے کوئی معاملات خراب ہو رہے تو پوری دنیا کی نظر تھی کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پوری دنیا افیکٹ ہوگی. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوتی ہے, کیونکہ 25% پوری دنیا کی آبادی رہ رہی ہے وہاں پہ. تو اگر 25% افیکٹ ہو رہی ہے تو وہ دنیا کا چوتھا حصہ ہے. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یہ جو, اور وہ لڑائی کی وجہ کیا ہوتی ہے, وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہوتی تو پرسنل ایگوز ہیں, لیکن وہ جو پاپولس لیڈرز ہوتے ہیں یا کچھ پاپولس لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں جو اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک پھر رنگ, نسل, مذہب کے اندر ڈھالنا شروع کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی ایک فالوئنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ وہ پھر جو وہ کہہ رہا ہے وہی ہاں ہے, یعنی ہر وہ یس نو میں سیم کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری نفرت کی کمیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں اس طرح کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو ایکسیپٹنس دیں. میرے خیال میں اگر ایکسیپٹنس آ جائے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر میرا جو بلیف سسٹم ہے, میرا جو کریڈ, کاسٹ, کلر, کلچر ہے وہ آپ کا بھی ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وہی رہے اور میرا یہی رہے, لیکن آپ مجھے ایکسیپٹ کریں, میں آپ کو ایکسیپٹ کروں.
एक तो ये है कि पूरी दुनिया एक पे आ जाए, वो शायद मुमकिन नहीं है। जितनी डाइवर्सिटी आ चुकी है, जितने ज़्यादा लोग हैं हर बंदे का, और मैं ये समझता हूँ कि अगर 6-7 अरब लोग हैं तो 6-7 अरब लोगों का हर बंदे का डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। यानी वो हर अपना उस जो खुदा से मांगने का तरीकाकार है या खुदा को समझने का तरीकाकार है, उसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में उसमें होना ये चाहिए कि आप हर बंदे को खुद से अलहदा समझें, लेकिन उसको अपना एक भाई बहन और उस तरह से एक रिलेशन में भी समझे कि ये जो भी है, जैसे ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे भी एक्सेप्ट करना है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपके। बिल्कुल जो हमारे रिश्ते हैं उनमें अमन, प्यार, मोहब्बत हम जब उनको देंगे तो वही आगे मोहब्बत जो है वो बांटेंगे। और याद रखें कि जहाँ पर हम चीज़ों को बांटना शुरू करते हैं उससे चीज़ें जो है ना वो बढ़ती हैं। अमन भी इसी तरह ही बढ़ता है। टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक करते हैं आपको प्रोग्राम ब्रंच टाइम में। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप कोई ऐसा मैसेज जो आप इस सारी दुनिया को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अमन पे बात कर सकते हैं, पीस पे बात कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जैन मौजूद है हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहिबा की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, इस्लाम ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है अमन को। हमारी तारीख़, हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि इस्लाम ने बहुत सारी ऐसी मिसालें कायम की हैं जहाँ पे अमन कायम हो, अमन की तरगीब दी है। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ रिकॉल करना चाहेंगी? बिल्कुल, सबसे बढ़कर एज अ मुस्लिम हमारे लिए तो मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और एक बहुत ही प्यारा वाक़या आप सब लोगों को याद होगा, सुलह हुदैबिया का, जिसमें बज़ाहिर मतलब जब उनको इजाज़त नहीं दी गई मक्का मुकरमा जाने की, तो उन्होंने एक ट्रीटी के ऊपर साइन किए। तो मतलब उसके थोड़ा सा इख्तलाफ का सामना भी करना पड़ा कि ये तो हमारी डिफ़ीट है, लेकिन वक्त ने बताया कि वही फ़तह में कन्वर्ट हो गई। तो सम टाइम पीस के लिए हमें बज़ाहिर थोड़ा सा झुक भी जाना चाहिए। ये हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। जी जी। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे मुल्कों ने आपस में मुआहदे किए और आज वो मुल्क तरक्की की राहों पे गामज़न है। जैसे यूके की मिसाल हमारे सामने है, फ्रांस, यूके, इसी तरह युगांडा की, जापान की। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है सबसे पहली मिसाल हमारे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। क्योंकि इस्लाम जो है उसका बहुत अहम किरदार है और इस्लाम ने हमें हर एग्जाम्पल जो है, हमें हर मिसाल जो है वो दी है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, किसी भी टॉपिक को आप पकड़ लें, आप हो ही नहीं सकता कि इस्लाम में आपको उसकी मिसाल ना मिले। हम चलते हैं जैन की तरफ। जैन से आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हम इस लेवल पर बात करते हैं मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है अमन को कायम करने में, और मीडिया ही बहुत अहम किरदार अदा करता है अमन को इंतशार फैलाने में और कुछ इस तरह। आप मीडिया को कैसे लेते हैं? क्या सही खबर होनी चाहिए? कितना इम्पोर्टेंट है? क्या बामकसद गुफ्तगू करनी चाहिए? तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर छोटे से बड़ा बच्चा जो है वो इसके साथ अटैच है। कोई किस खबर को किस तरीके से लेता है? आप क्या समझते हैं कि जो इस लेवल पे, इस स्टेज पे मौजूद हैं मीडिया के लोग, उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? मीडिया की आजकल अगर आप बात करें, जो जिस मीडिया के हम पार्ट हैं, आप पार्ट हैं, मैं पार्ट हूँ, या जो आज का कंटेम्प्रेरी मीडिया है, मेरे ख्याल में उसको सबसे ज़रूरत इस बात की है कि वो जो एक ट्रस्ट लेवल है ना डेवलप होता है लोगों का, उसको कायम रखने की कोशिश करें। देखें, जब आप एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सच की, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन की। आप एक दफ़ा गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, जब आपका ट्रस्ट एक दफ़ा चला जाएगा तो लोग आप पे यकीन करना छोड़ देंगे। तो मीडिया जो है ये इसको स्टेट का 4th पिलर कहते हैं, और स्टेट का 4th पिलर इसी वजह से कहते हैं कि इसकी बेस पे आपको बाकी जो 3 पिलर्स हैं, यानी जो आपकी मुकन्ना है, जो आपकी अदलिया है, जो आपके कानूनदान हैं, जो आपके एग्जेक्टिव्स हैं, वो फिर अगर काम कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं, यानी आप जिन लोगों को अथॉरिटी देते हैं अपने वोट से, अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं काम में, तो मीडिया ही वो वाहिद अथॉरिटी होती है जो उनको क्वेश्चन कर सकती है आपके बिहाफ पे। एक आम आदमी जो है
ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ بڑی جماعت بن جائے اور وہ پروٹیسٹ کریں تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اگر ایک عام آدمی ہے اس کا سوال جو ہے وہ میڈیا ہی اٹھا سکتا ہے وہاں پہ، یا میڈیا کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس آئیں گے ممبر آف پارلیمنٹس، ہمارے پاس آئیں گے سینیٹرز، یہ وہ عام آدمی کی تو شاید اس طرح سے رسائی نہیں ہوگی، بھی نہیں ہے۔ تو وہ کوسچن کریں گے عوام کے بہاف پہ. تو میڈیا کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک تو اس چیز کو قائم رکھے. دوسرا یہ ہے کہ میڈیا ایک پروپیگنڈا ٹول بھی ہوتا ہے، لیکن پروپیگنڈا کو آپ نیگیٹو ٹرم نہ سمجھیں. پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن کا پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر مسلسل امن دکھانا شروع ہو جائیں میڈیا پہ تو لوگوں کے اندر ایک پرسکون فضا رہے گی، ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہر جگہ پہ امن ہے، ہر جگہ پہ سلامتی ہے، خوشحالی ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے اگر جانا ہے کسی ملک میں، کسی بھی دنیا کے ملک میں جانا ہے، تو آپ ان کی انفارمیشن کہاں سے گیدر کرتے ہیں؟ آپ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے وہاں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. اگر وہاں پہ بار بار یہ چیز آ رہی ہو کہ وہاں پہ معاملات خراب ہیں، وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، تو آپ نہیں جائیں گے. اگر سوشل میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ محبت کی فضا ہے، امن کی فضا ہے، آپ جائیں گے. آپ ضرور جائیں گے، اور ایسی جگہ پہ ضرور آپ جانا پسند کریں گے کہ جہاں پر امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں کالر کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ایک دو پوائنٹ ہے، پلیز ان پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی ضرور کیجیے. میں الحمدللہ ایک غازی کی بھی بیٹی ہوں اور شہید کی بھی بیٹی ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت 1965 میں پاکستان کے پاس صرف ایک سبمرین تھی جس نے پورے انڈیا کے بحری بیڑے کو باہر نہیں آنے دیا اور بالکل ان کو آئسولیٹ کر دیا پورے سمندر میں. تو جب لوگ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ بائسڈ ہو جاتی ہیں جب آرمی کی بات ہوتی ہے، لیکن میں نے خود اپنے ڈیپلی ہر چیز کو خود ایکسپیرینس کیا ہے، خود دیکھا اپنی. اور آج اگر آپ کی آرمی نہ ہوتی، جس طریقے سے میڈیا کے اوپر اور لوگ آپ کی آرمی کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، آج دنیا کی سب سے بڑی آرمی جو انڈیا کی آرمی ہے. بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ. ہم اس پوائنٹ پہ ضرور بات کریں گے. اور امن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہم میڈیا پہ اگر بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں، اور اس استعمال کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے پروڈکٹیو جو ہے وہ چیزیں، انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں. چلتے ہیں میاں دیا کی طرف. میاں دیا، آپ کی ڈش کی خوشبو جو ہے نا بہت حد تک ہم تک پہنچ چکی ہے. آپ بتائیں کہاں تک ہماری ڈش پہنچی؟ یہ آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے، اسی لیے بہت زیادہ خوشبوئیں دے رہی ہے. اور اگر آپ اسٹوڈیو میں ہوتے تو بہت خطرناک خوشبو آ رہی ہے. تو یہ دیکھیے جو ہم نے بیف پکایا تھا اس کا سارا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اور یہ اب ایک تھک سا مسالہ بن رہا ہے جو کہ فل آف فلیور ہوگا، اور ہم اسے اپنے پراٹھوں میں ریپ کریں گے. تو اگر آپ کے پاس پراٹھوں کے مطلب سارا سامان نہیں ہے تو ریڈی میڈ جو پراٹھے مل رہے ہیں آج ہم وہ یوز کر رہے ہیں آسانی کے لیے، اور اسپیشلی ورکنگ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا آلٹرنیٹیو بھی ہے. تو میں نے اسے تھوڑا سا دیسی گھی لگایا ہے، اور ہلکے سے دیسی گھی میں فرائی پین میں آپ نے میڈیم جو ہے آنچ پہ اسے پکانا ہے دونوں سائڈ سے، اور یہ پک جائے گا اور ایسا ٹیسٹ دے گا جیسے کہ کراچی کی گلیوں میں آپ کو ملے گا. کراچی تک آپ نے ہمیں پہنچا دیا، اور ہمیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. بہت ہم اس ریسیپی کو ٹیسٹ کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. میاں آپ کی طرف آتے ہیں ہم. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی خواتین کا کردار. خواتین جو ہیں وہ ہر جنگ میں، ہر اس میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ خواتین کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں؟ امن، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ گھر کی جو خاتون ہے وہ تو ہے، لیکن سوشلی کسی معاشرے میں، کسی کنٹری میں جو خواتین ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ خواتین تو کسی بھی معاشرے کا 50% سمپل اگر بات کی جائے تو ہوتی ہیں، اور ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ کسی بھی بڑے مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنی ہسٹری سے، اسلام سے مثال لیں تو حضرت بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ، ان کو بہت زیادہ سکلز تھی. وہ ایک اسکالر بھی تھیں، 2000 سے زیادہ حدیث ان کے ساتھ مروی ہیں. اسی طرح حضرت بی بی زینب جو ہے وہ ایک کرج کا سمبل تھی. اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو خواتین کا کردار کسی گھر کو پرسکون بنانے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی اس گھر کو ڈیزاسٹر بنا لیتی ہیں، وہی اس گھر کو پرسکون بناتی ہے. اور خواتین بہت ہی اچھی ٹیچرز بھی ہوتی ہیں. جی اب ورلڈ لیول پہ بھی دیکھیں تو زیادہ تر خواتین ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بہت اچھی ٹیچرز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے، یا جو ان کا مقام دیا گیا، ایک ماں کا ہے، ایک بہن کا ہے.
है ना। बिल्कुल। तो वो जो उसमें जो शफ़क़त, नेचुरल शफ़क़त एक माँ के अंदर होती है ना, या एक बेटी के अंदर होती है, वो बहुत यूनिक है। वो जो सॉफ्टनेस जी। है, वो जो दिलासा देने वाली, तसल्ली देने वाली जो एक नेचर है ना, वो औरत के अंदर थोड़ी ज़्यादा है निस्बतन। तो ख़ातून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। वो किसी माशरे को संवार भी सकती है, किसी घर को संवार भी सकती है, अगर बच्चों के अंदर बचपन में उनको ये बता दिया जाए कि दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखना है। जब छोटा सा, बहुत छोटा बच्चा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे ना हर चीज़ खुद लेना चाहते हैं, जबकि कुछ बच्चों को जब हम बचपन से सिखाते हैं कि नहीं, इसको भी दो, शेयर करो, शेयर करो। यहाँ पे अक्सर नर्सरी में जो स्कूल्स में बच्चों को कहा जाता है कि शेयर करने जी, की जी। तरगीब दी जाती है। जी जी। तो वो जो शेयर करने की तरगीब अगर वो घर से दे ही जाए, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखने की तरगीब दी जाए और ख़ुद भी रखा जाए, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ एक बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और वो जो खुद पसंदी होती है ना, बिल्कुल। कंट्रोल करना चीज़ों को, जी। वो जब कम हो जाता है और एक बैलेंस आता है ना किसी माशरे में, तो वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। और सिनफ़े नाजुक जो हैं उनमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं चीज़ों को बर्दाश्त करने के, बर्दाश्त थोड़ा ज़्यादा सबसे होती है ज़्यादा जी, होता है। तो वो चीज़ों को ज़रा अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। और मैं समझती हूँ कि माशरे में पॉजिटिविटी फैलाने में उनका बहुत अहम किरदार है। जैन की तरफ चलते हैं। जैन, तालीमी इदारे की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि जो अमन है उसको कायम करने में टीचर्स का या तालीमी इदारों का कितना किरदार है? तालीमी इदारों का अब आप देखें कि हम लोग जब भी किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो उसका आप करिकुलम देखें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सोसाइटी की डेवलपमेंट किस तरह की होगी। यानी अगर कोई भी आप सोसाइटी देखते हैं ना, तो आप उसकी जाके किताबें पढ़ें, उसका अमली मुजाहरा आपको उस सोसाइटी के अंदर नज़र आ जाएगा। यानी हम जो स्कूल में, जो अपने मसाजिद मदारस में, या वैसे जहाँ पे भी जहाँ जहाँ से हम तालीम हासिल करते हैं, उसमें घर भी होता है। घर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आपका इदारा होता है जहाँ से आप सीखते हैं। तो जितनी भी जगहों से आप सीख रहे होते हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस माशरे से। तो जब आपने किसी माशरे को स्टेबल या अच्छा करना हो, तो मेरा ख्याल है उसके करिकुलम को देखें। यानी अगर आप जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अगर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो मैं उनको जब देखता हूँ, उनसे सुनता हूँ, जो वो मुझे बातें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग बाकायदा सिर्फ ये नहीं बताते कि हम हर जगह विक्टोरियस रहे हैं, ये भी बताते हैं कि ये हमसे गलतियाँ हुई हैं हिस्ट्री में जिससे हमने सीखना है, और जो गलतियाँ हमने दोबारा दोहरानी नहीं। तो हमेशा वो कौम तरक्की करती है जो अपनी गलतियों से सीखती है। तो जब आप अपने करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप ना सिर्फ अपनी जीत बताएंगे बल्कि अपनी हार भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर हमें कोई हार हुई है तो वो किस वजह से हुई है और उसको हमने रिपीट नहीं करना, और अगर हमने कहीं किसी से कोई ज़्यादती की है तो उसको हमने रिपीट नहीं करना। तो अगर जितनी भी आपको दुनिया में सोशल वेलफेयर स्टेट्स मिलती हैं, वो स्कैंडिनेवियन है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, या जितनी अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन नेशन जितनी दूसरी हैं, उनके अगर आप करिकुलम देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि अगर ये सोसाइटी परफॉर्म बेहतर कर रही है तो इसका करिकुलम भी दूसरी सब सोसाइटी से डिफरेंट होगा और बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है तलीमी इदारों का करिकुलम जो है वो कैसे डिज़ाइन होता है। जी, आज हम यही जब बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में पीस की, तो हम ये इन सेक्टर्स पे बात कर रहे हैं कि जिनमें पीस होना बहुत ज़रूरी है। जो अमन की बात करें, जो पॉजिटिविटी की बात करें, जो मस्बत बात करें। मैं पूछना चाहूँगी मियाँ दिया से भी कि मियाँ दिया, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन में। आप क्या समझती हैं कि जो करिकुलम है वो कितना इम्पोर्टेंट किरदार निभाता है? डेफिनेटली मेरे ख्याल से करिकुलम तो उसका अपना पार्ट है, लेकिन जो घर में माँ है उसका पीसफुल होना, अमन में होना और स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था इंटरनेट पे कि जब आप गुस्सा करते हैं तो ये इस मानंद है कि जैसे आपने एक दहकता हुआ कोयला अपने ही हाथ में पकड़ा हुआ है। तो गुस्सा करने से, नफ़रत करने से और नेगेटिविटी फैलाने से, जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी कहा, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका अपना होता है। तो ऐसा करें कि गुस्सा जाने दें, छोटी छोटी बात को दरगुजर कर दें, जाने दें, जल्दी जाने दें, जल्दी माफ़ी का रवैया रखें। और मर्दों के लिए ये है कि अपनी ख़वातीन को स्ट्रेस मत करें, क्योंकि जो उनका गुस्सा है वो बच्चों पे निकलेगा तो बच्चों की शामत आएगी। जी, और फिर घर का माहौल और अमन जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। बात हो रही है वालिदैन की, तो हम चलते हैं वालिदैन का भी मैं क्वेश्चन है अपने प्रोग्राम में पूरी कोशिश करती हूँ कि हम हर रिश्ते को कवर करें, ताकि जनाब कोई क्वेश्चन जो है अगर किसी के माइंड में रह जाए। हम बात करते हैं पेरेंट्स की।
जो पेरेंटिंग है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है और उसमें जो है पुरअमन रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोई एडवाइस, कोई टिप्स हमें चाहिए कि हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं, मे बी वो न्यू पेरेंट्स हैं या मे बी वो काफ़ी उनके बच्चे ग्रोन अप हो चुके हैं, हर चैलेंजेस को वो गुजर रहे हैं ज़िंदगी में, हर किस्म के लोग हैं, उन सब के लिए आप कोई एडवाइस दें हमारे देखने वालों को? बिल्कुल एडवाइस, फिर अगर हम अपनी मिसाल अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेते हैं तो उन्होंने अपनी जो उनकी बेटी थी हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो हमेशा उठ के खड़े होते थे, उनको प्यार करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है एक बाप के लिए। जैसे कि पहले हमने माँ की बात की, बाप और माँ एक बहुत बैलेंस है लाइफ में। आप किसी को मतलब उस लाइफ में से निकाल नहीं सकते। एक माशरा, एक घर तभी कंप्लीट होता है जिसमें एक बैलेंस हो। बाप की इज़्ज़त अपनी जगह पे है, माँ की अपनी जगह पे। आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, अपनी वाइफ्स को मोहब्बत दी, अपनी बेटी को मोहब्बत दी, घर में जिनको अपना मतलब वो हज़रत जो ज़ैद थे जिनको उन्होंने एक तरह से पाला था, उनको भी इतनी मोहब्बत दी कि जब उनके अपने रियल फादर आए तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। यानी इतनी मोहब्बत दी उन्होंने। तो मोहब्बत जो है ना, अगर और ख़ास तौर पे जो इस वक्त का जो दौर चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जो गैजेट है उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन से कनेक्टेड हैं। जी। अब अगर आप बच्चों को डांट के डपट के उनको गुस्से से कहते हैं ना कि ये फ़ोन नहीं इस्तेमाल करो या ये नहीं करो वो नहीं करो, तो वो आपसे और ज़्यादा दूरी इख्तियार कर लेती है और वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत डैमेजिंग है, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत डैमेजिंग है। और दूसरा इस माशरे की जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें हैं, एक ये चीज़ भी है कि उसके इफ़ेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब ये बड़ा डिबेटेबल बात है। लेकिन मैं इस पॉइंट से बात करती हूँ कि यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप बच्चे को गुस्सा ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको डांट नहीं सकते, उसको मार तो बिल्कुल तो भी आप नहीं इसके सकते। क्या समझते हैं, क्या इसके ज़्यादा मुस्बत असरात हैं या थोड़े मनफी भी हो जाते हैं? क्योंकि बच्चे भी तो होते समटाइम हैं। जो है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, अपने misuse है एडवांटेज system हाँ का, लेने हाँ। लग जाते हैं। तो इसको कैसे हल किया जाए? ज़रा, ये बड़ा अहम ये प्रॉब्लम बहुत है। अहम सवाल है और बहुत सेंसिटिव भी है। जी जी। तो इसके लिए राइट तरीका ये है कि आप बच्चे को मोहब्बत से अपने साथ इन्वॉल्व करें। बहुत ज़्यादा आपको मतलब अब घर में 5 बंदे बैठे हैं तो हर कोई अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। जी। सबसे पहले तो हम खुद मिसाल गलत कर रहे होते हैं, माँ या बाप। तो जब हम एक टाइम रखें कि ये हमारा फैमिली टाइम है और हम उस पर फोकस करें, तो बच्चों को मोहब्बत से आप अपने साथ लगाएं। मेरा बेटा ना वो स्पेशल चाइल्ड है। अगर मैं गुस्से वाली शक्ल बनाऊँ तो वो गुस्से वाली शक्ल बना लेते हैं। अगर मैं मोहब्बत वाली शक्ल बनाऊँ तो वो मोहब्बत वाली शक्ल। बच्चा ना काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन होता है सही माँ का या बाप का। तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, बच्चे को अपने साथ मुख्तलिफ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बच्चे को मुख्तलिफ तरीक़ों से माँ बाप खुद आपस में फ़ोन साइड पे रख के बात करें और बच्चे को इन्वॉल्व करें। तो फिर आप एक बच्चे को शऊर भी दे सकते हैं, अपने साथ एंगेज भी कर सकते हैं। और ये इस डे एंड एज की बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्राइसिस है जिसमें और से हम ज़रूरत गुजर रहे है। हैं। जी, यही मेन टिप है मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा अपने पे चेंज लाएं, अपने में चेंजेस लेकर आएं और अपनी थोड़ी सी कुर्बानी, हम कहते तो यही है एज अ पेरेंट कि हम बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ये करें, लेकिन जो मेन हमारा जो मेन कुर्बानी है वो ये है कि हम अपने फ़ोन्स और टाइम जी ज़रा ये हम ज़रा उस पर ध्यान करें, तब मेरा ख्याल है बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ज़हन की तरफ चलते हुए ज़हन नौजवान नस्ल की हम बात करेंगे कि जो यूथ है वो हमेशा किसी भी कौम को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप क्या समझते हैं किस तरह का किरदार जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आज की यूथ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए अमन कायम करने में? नौजवान तो देखें, मेरे ख्याल में नौजवान ही हैं जिनका किरदार है, यानी जो बुज़ुर्ग हैं वो तो शायद सारी चीज़ें देख चुके हैं। आप देखेंगे कि बुज़ुर्गों की तबीयत में तो वैसे भी एक नरमी होती है। ये जो एग्रेशन है ना, या जो ये जितनी भी आप क्या कहते हैं इनकलाब और दूसरी चीज़ें आती हैं वो नौजवानों से आती हैं। जज्बा वलवला और ये एक वो क्या कहते हैं, एक जो जोश जुनून होता है वो नौजवानों में ही होता है। सही। जब बुजुर्गी में आते हैं आप वैसे ही चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, आप बुर्दबारी में आ जाते हैं, आप पेशेंस में आ जाते हैं, आप चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस उम्र में अगर आप टॉलरेंस सीखते हैं, एक तो चीज़ ये है कि आप लोगों के तजर्बों से सीखें, वो तो फिर हर बंदा सीखता है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर बंदे ने सीखना है। एक ये है कि आप जो है वो दूसरों के तजर्बे से सीखें। एक तो है कि मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस हो गया, मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस। एक ये है कि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखूँ। अगर मुझे कोई बड़ा
कोई बात कह रहा है, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे ये हमारे करिकुलम में बताते हैं कि हिस्ट्री में हमने ये चीज़ें की हैं, अब हमने नहीं करनी। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी सोसाइटी के मसाइल ये होते हैं कि हम ये करते हैं कि अगर आपसे कोई मसला हुआ है, किसी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, तो अगर आपने मुझे बताया ना कि ये वाला मसला है तो मैं रुक जाऊँ। लेकिन अगर मैं ये करूँगा कि हर चीज़ मैं खुद पे एक्सपीरियंस करना शुरू कर दूंगा, यानी मैं जब तक खुद उसमें से नहीं गुजरूंगा, तो फिर मेरे ख्याल में हर बंदे के पास उतना लाइफ स्पैन होता ही नहीं है, वो फिर सेम हम उसमें इन्फ्लुएंस भी तो बहुत सारे लोगों का होता है ना कि अगर वो बंदा ये कर रहा है मैं भी वो करूँ, इसी तरह तो जो है वो ग्रुप्स बनते हैं, तो उसको कैसे स्टॉप किया वो तो फिर सोसाइटी वहाँ पे आ जाता है किरदार जो है वो हमारे इदारों का या हमारी गवर्नमेंट्स का, कि वो बात वो है ना कि अगर हमारा अच्छा एक करिकुलम ऐसा डिज़ाइन हुआ हो कि हम उसके अंदर से निकल के जा रहे हों, तो फिर हमें हमारे हीरोज़ उस तरह के होंगे, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस तरह के होंगे, हम उस तरह के लोगों को, उस तरह की चीज़ों को आइडलाइज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा मामला ही इस तरह से होगा कि हम अपनी अपनी डगर में चल रहे हैं, यानी अपने अपने मामला देख रहे हैं, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना कि अगर हम वालिदैन ने कुछ ऐसा तजर्बा ज़िंदगी में किया है, कुछ ऐसे सख्त एक्सपीरियंसेस किए हैं और हमें वो रोक रहे हैं सॉरी, और ये हमारे टीचर्स रोक रहे हैं, तो हम उससे रुक जाएं, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। ना कि ये है कि जिस चीज़ से हमारे, जिस ट्रॉमा से, जिन मामलात से हमारे वालिदैन गुजरे उसी से ही हम गुजरे। तो इसमें जैसे अब पेरेंटिंग की बात करें तो जो यंग पेरेंट्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी औलादें हमारे जितनी हो गई हैं, तो वो तो अब शायद वो जितना भी करेंगे उनका जो माइंड लेवल बिल्ड हो गया है हम जैसी औलादों का, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं क्योंकि आजकल खुद पेरेंटिंग को काफ़ी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि जो पहले 5 साल हैं, जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, जो बच्चों के पहले 5 साल हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आपकी एक एक चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं अपने अंदर। यानी अगर माँ बाप के दरमियान में लड़ाई होगी तो उसकी एग्रेशन जा रही होगी बच्चे के अंदर, अगर वो आप मोहब्बत से रह रहे होंगे तो उस चीज़ का भी इमेज वो ले रहा होगा। तो असल में ये है कि हमने ये करना है, जो इनिशियल पेरेंटिंग है, जो आपकी पहले 5 साल की पेरेंटिंग है, आप पहले 5 साल में नॉर्मलाइज कर दें बच्चों को, उसके बाद आप जैसे मर्जी बिहेव रखें, उसकी अपनी एक जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो चुकी होगी। तो मसला ये है कि अगर हम जिस तरह के पेरेंट्स हम हैं, या जिस तरह की हमारी जो साइकोलॉजी डेवलप होगी, अगर हम वही चीज़ें आगे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगे या अगली जनरेशन को देना शुरू हो जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी ज़्यादती और नुकसान है अगली सोसाइटी का, जो आगे वाली सोसाइटी। तो सबसे बड़ा जो चीज़, जो खिदमत हम सोसाइटी की कर सकते हैं, वो ये है कि जो चीज़ें हमारे तक आई हैं उसको हम आगे ना भेजें, हम आगे सिर्फ पॉजिटिविटी पोर्ट्रे करें अपने बच्चों तक, और हम कोशिश करें कि वो जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं वो हमारे अंदर रहें, वो आगे ना जाएं, अगली जो सोशल सर्कल आना है, अगले बच्चे, अगली जनरेशन आनी है, उसमें ना जाएं। जी, और कल्चरल सकाफत जो है उसकी पॉजिटिव बातें, मस्बत बातें जो है वो अगली नस्ल में जो है वो आप भेजें। ये बड़ी खूबसूरत बात ज़हन ने की है, और इसके साथ ही जो है हम जो है करेंगे कि ये अपनी ज़िंदगियों में आसानी लाएँ, लोगों के लिए आसानी लाएँ, बच्चों के लिए आसानी लाएँ। यही हमारा मकसद जो है आज के प्रोग्राम का था। अच्छा, चलते हैं हम मियाँ दिया की तरफ। मुझे लगता है मियाँ दिया की डिश बिल्कुल रेडी है और हमारा टाइम भी जो है वो बहुत कम रह गया है। जी मियाँ दिया। जी बिल्कुल रेडी होगी, और मैं प्लेट अप कर रही हूँ अब। तो मैंने क्या किया है कि इसे एक प्लेटर की शक्ल में प्लेट अप किया है। नीचे रखे हैं हमने पराठे, उसके बीच में बिहारी कबाब की फिलिंग रखी है, और चाहे आपको कोई सा भी सैलेड पसंद हो, उसके थोड़े से कतले जो थी सॉस चाहते हैं, चाहे तो ग्रीन चिली सॉस ले सकते हैं, हमने यहाँ पे रेड चिली सॉस ली है, उसके साथ सर्व करें। अब ईद आने वाली है और बहुत सारा मीट भी आने वाला है, तो आपने बिहारी बोटी ज़रूर बनानी है, ट्राई करनी है, और हमें फीडबैक देनी है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया मियाँ दिया, आपकी जो ये रेसिपी का नेम है काफ़ी बड़ा था, लेकिन आपने बड़ी जल्दी और बड़ी क्विक जो है इसको बना लिया है। इसको ज़रूर हम ट्राई करेंगे। जाते जाते मियाँ दिया, आप कोई मैसेज देना चाहें पीस पे तो आप ज़रूर दीजिए। मैं जैसे ये कह रही थी कि गुस्सा कम रखें, क्योंकि जब आपका अपना गुस्से का लेवल ज़्यादा है, नफरत का लेवल ज़्यादा है, तो वो बच्चों के अंदर भी आता है और खाने के अंदर भी आता है, तो खाना भी मज़े का नहीं बनेगा। तो ये मज़े मज़े से हैप्पी रहें, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ दिया आपका इतने खूबसूरत मैसेज का, क्योंकि खाना हर बंदे का जो है घर की जो है अहम ज़रूरत है, उसमें खुशी, प्यार, मोहब्बत होना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहबा, अ फ्यू वर्ड्स। जैसा कि कहा जाता है ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जी, तो हम लोग ज़्यादा बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं कि फ़लाने ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया, फ़लाने इदारों ने, लेकिन आप अपने तय क्या कर सकते हैं, है ना? अपने हिस्से की शम्मा तो जलाए जाते हैं ना, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है। क्या बात, क्या बात है। जी ज़ैन, आप कुछ कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह के लोग या जिस तरह की सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह के खुद बन जाएं।
یعنی آپ جس طرح کا بیہیویئر لوگوں سے چاہتے ہیں اس طرح کے خود بن جائیں تو میرے خیال میں سوسائٹی آہستہ آہستہ خود ہی آپ کو ویسا رسپانس دینا شروع ہو جائے گی. جی، اور ہمیشہ کو بہت شکریہ زین کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد جو تھا وہ تھا پیس، کہ ہم اگر بات کریں امن کی اور اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے امن کو پھیلایا جا سکتا ہے، ہر شخص کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہر ادارے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اپنے اداروں کی ذمہ داریوں، ادارے اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو میرا خیال ہے معاشرہ اور معاشرہ کیا کنٹریز لیول پہ ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، خوشحالی پا سکتے ہیں. تو آج ہماری یہ جو ڈسکشن تھی، امید ہے اس ڈسکشن میں آپ کو بہت سارے ایسے کویسچنز جو ہیں آپ کے مائنڈ میں بھی آئے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمیں دیا کیجئے تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.